नमस्कार दोस्तों। बहुत से अभ्यर्थियों का एक प्रश्न रहता है कि ये लक्ष्मीकांत बुक को कैसे पढ़ें, क्योंकि लक्ष्मीकांत बुक अपने आप में एक बहुत ही मोटी सी और बल्कि बुक है। इस ऑलमोस्ट 1000 पेज होंगे इसमें। जैसे जैसे ये हर साल अपडेट होते जा रही है वैसे वैसे ये बुक की साइज़ बढ़ती जा रही है। तो इसलिए कई बार तो इसको देख के ही डर जाते हैं अभ्यर्थी कि यार इतनी मोटी किताब को कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ उपाय निकाले हैं कि सबसे कम समय में इसको इफ़ेक्टिवली तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं ताकि अपना काम भी हो जाए और थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो इसलिए चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसको अपना के लक्ष्मीकांत बुक को थोड़ा कम समय में पढ़ा भी जा सकता है और साथ में उसकी इफ़ेक्टिवली भी बढ़ जाएगी। इफ़िशियंसी आपकी बढ़ जाएगी, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसमें इतने सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। हर एक के चैप्टर में आपको अलग आर्टिकल याद करने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसे तरीके मैं बताऊंगा जिस तरह से आप एक दूसरे से रिलेट करके और आर्टिकल्स को एक दूसरे से बाइंड करके अच्छे से याद कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में बोलने के भी वो डर नहीं रहेगा और आप उसको रिटेन कर पाएंगे। तो इसलिए चलिए देखते हैं कुछ तरीके जिसको अपना के हम लक्ष्मीकांत बुक को कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पेज होता है इस बुक का वो है आपका विषय सूची, जिसको हम कंटेंट बोलते हैं। कंटेंट पेज है विषय सूची, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेज है और यहीं से आपको मतलब आइडिया मिलेगा कि इस बुक को कब और कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप कंटेंट पेज पे जाइए और फिर एक एक पेज जो चैप्टर हैं उनके पेज उसमें लिखे हुए हैं कि ये चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो चैप्टर है तो वो लिखा है कि 10 पेज का है। तो आप पूरी बुक को अलग अलग चैप्टर्स को पहले ये डिसाइड करिए कि कौन कौन से चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स के लिए सारे चैप्टर रिलेवेंट नहीं है। बहुत सारे इसमें चैप्टर हैं जो कि अगर आप छोटे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम्स, तो उसमें रिलेवेंट नहीं है। ये बुक स्पेशली सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स को देख के और उसको हिसाब से डिसाइड की गई है कि अगर आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तो आपको साहू पढ़ना, बट आप नॉर्मल कोई बैंक, रेलवे, एसएससी या फिर ये सब एग्ज़ाम दे रहे हैं वनडे एग्ज़ाम, तो उसमें हो सकता है कि आपको कुछ चैप्टर स्किप कर सकते हैं। तो इसलिए उसके हिसाब से हम इस किताब को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंटेंट पेज पे आएंगे और अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम डिसाइड कर लेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका इसमें एक आता है जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला पेज है जो 10 पेज का है। तो आपको अभी क्या है कि ये चीज़ सेम चीज़ आपको हिस्ट्री में भी मिलेगी कि इसमें बहुत सारे आपको एक्ट मिलेंगे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया या चार्टर एक्ट हो गया और या भारत अधिनियम हो गया। तो ये सारे एक्ट आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और इसमें भी पढ़ेंगे। तो आप किसी या तो इसको पॉलिटी से पढ़ लीजिए या फिर हिस्ट्री से पढ़ लीजिए। दोनों को मतलब आपको दोनों जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एक जगह से ऐसे से पढ़ लिया तो इस तरह से आप एक पेज को एक चैप्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर वैसे इस संविधान के निर्माण की बात है तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको तो पढ़ना पड़ेगा कि संविधान का गठन कब हुआ। इसमें भी एक तरह से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ही है कि अगर ज़्यादातर चीज़ें आपको संविधान कब बना, उसमें समितियां कौन सी, तो आप हिस्ट्री में भी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आप इसको हिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया तो ये चीज़ें आपको हिस्ट्री में भी काम आएगी। उसके बाद आपके संविधान की जैसे प्रमुख विशेषताएं, उसमें भी ये चीज़ें पूछता है कि ये संविधान का ये पार्ट कहाँ से लिया गया है, कि मान लो नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिया गया है, या फिर आप मूल अधिकार कहाँ से इंस्पायर्ड किया गया है, जुडिशरी का सिस्टम कहाँ से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि याद करने हैं। तो ये रट्टा मारने की चीज़ें, इनके लिए तो आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। रट्टा मारो या कुछ अपना खुद का एक ट्रिक बनाओ ताकि अच्छे से उसको पढ़ सको। इसी तरह एक नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका 4th नंबर का वो है संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड इसमें चीज़ें लिखी गई हैं कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना में क्या क्या प्रोविजंस हैं, प्रस्तावना में कब का अमेंडमेंट किया गया है,
तो ये चीज़ें भी महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ें आपको एक बार अच्छे से रट लेनी है, देख लेनी है कि 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया था, और उसके अलावा बाकी इसमें एक एक शब्द का क्या मतलब है, कि जैसे स्वतंत्रता का मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको एक एक शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से मतलब आपको पढ़ लीजिए या इसके छोटे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है कि संघ और इसके राज्य क्षेत्र, तो इसमें भी वही चीज़ें लिखी गई हैं कि संघ में इसमें कितने स्टेट्स हैं और उनके लिए क्या पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं, और कि उनका अमेंडमेंट वगैरह करना है, चेंज करना है, अगर नए राज्य बनाने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आता है वो सिटीजनशिप, नागरिकता का आता है कि नागरिकता कैसे प्राप्त करनी है और कौन से ऐसे प्रोविज़न हैं जिसके आधार पे आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, या कौन से लोग हैं जिनको नागरिकता दी जा सकती है, किनको नहीं दी जा सकती है, या नागरिकता कैसे रिजेक्ट होती है। तो ये सारे प्रोविज़न्स आपको सिटीजनशिप में रखे हैं। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एक चैप्टर है इसमें वो है फंडामेंटल राइट, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करें आपको पढ़ने पड़ेंगे फंडामेंटल राइट। इसमें कोई मतलब ये ढिलाई नहीं है कि आप इसको किसी भी कीमत पे छोड़ सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि कैसे पढ़ें कि आपका फंडामेंटल राइट क्लियर हो जाए। तो इसके लिए ये है कि तो अभी हम बात कर रहे थे कि फंडामेंटल राइट कैसे रेडी करना है। तो फंडामेंटल राइट जो है भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में फंडामेंटल राइट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो फंडामेंटल राइट एक इंडियन पॉलिटी का ये समझ लिए कि एक तरह से हार्ट है। इसको आपको एक एक आर्टिकल्स के एक एक प्रोविजंस अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। अब उसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा अपना विजुअलाइजेशन दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि एक एक आर्टिकल को अपने आप रियल लाइफ से जोड़ के उसके बाद उसको कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करिए। सिर्फ रटने से नहीं होगा। आप देखिए कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है, कि जैसे कि आपका रिजर्वेशन हो गया तो रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल में होगा, फिर आपको घूमने का अधिकार कहाँ दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किया गया। इस तरह से थोड़ा सा आपके रियल लाइफ से उसको कनेक्ट कीजिए। बच्चों से संबंधित अधिकार कहाँ पे, आपके स्टडी का अधिकार कौन से आर्टिकल्स में दिया गया। तो इस तरह से एक एक करके आपको सारे फंडामेंटल राइट पढ़ने ही पड़ेंगे। इसमें कोई भी मतलब आप छूट नहीं ले सकते कि नहीं ठीक है फंडामेंटल राइट कर दो। तो अगर भारतीय संविधान में अगर आपको तैयार करना है और उसमें से पूरे के पूरे मार्क्स लेके आने हैं तो फंडामेंटल राइट का चैप्टर आपको पूरा का पूरा बाय हार्ट याद होना चाहिए कि एक एक प्रोविजन, क्योंकि ये मान के चले कि हर एक एग्ज़ाम में फंडामेंटल राइट से प्रश्न आने ही आने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। 99% केसेज में अगर पॉलिटी से प्रश्न पूछता है तो ये फंडामेंटल राइट से प्रश्न पूछ ही लेगा। तो इसलिए फंडामेंटल राइट को पूरी तरह से एक एक चीज़ याद रख लेना, क्योंकि ये यहीं पे काम नहीं करेगा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल मूल कर्तव्य क्या है। तो मूल कर्तव्य की कुछ चीज़ें हैं जो फंडामेंटल राइट में मिलेंगी। तो उसको आप जैसे कि आपको शिक्षा का अधिकार है, तो ऐसा कि आप ध्यान रखिए कि 6 से 12 तक का बच्चों का कौन सा शिक्षा का अधिकार है, 12 साल 14 साल से ऊपर के बच्चों का शिक्षा का अधिकार किस में मेंशन किया गया है, इसका अमेंडमेंट कब हुआ था। तो इस तरह से करके थोड़ा सा एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से जोड़ के ही ध्यान रखना है, तभी जाके आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा। नहीं तो एग्ज़ाम में डाउट आ जाता है कि नहीं ये वाला प्रोविज़न फंडामेंटल राइट में है, फंडामेंटल ड्यूटी में है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आता है एक चैप्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल, इसको बोलते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि डीपीएसपी में के प्रोविजंस ये क्या है, फंडामेंटल राइट के प्रोविजन के साथ कई बार कंट्राडिक्टरी रहते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट भी रहते हैं, और कई बार क्या है कि एक दूसरे के साथ कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछ जाता है कि जैसे पर्यावरण संरक्षण का बारे में कहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी है, या फिर डीपीएसपी के बारे में लिखा गया है, या फिर आपका मूल अधिकार है, या फिर एजुकेशन के मामले में भी तीनों जगह मेंशन किया गया है शिक्षा का बारे में, कि फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखा है, आपके डीपीएसपी में भी लिखा है, और फंडामेंटल राइट में भी है। तो इस तरह से कुछ कन्फ्यूजन होते हैं। तो आप तीनों आर्टिकल को एक साथ लिख लीजिए
कि इसमें ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है, और तीसरा ये डीपीएसपी का पार्ट है, ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर रहे, आपको कोई डाउट ना रहे कि ये प्रोविज़न इसका पार्ट है या उसका पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये भी एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको क्लियर ही पढ़ने ही पढ़ने, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं कि आप डीपीएसपी में थोड़ी सी भी लीवरेज ले सकते हैं कि नहीं यार इसको नहीं पढ़ते हैं। इसके भी जितने भी आर्टिकल आपको मिलेंगे 36 से लेके 51 तक आपको पढ़ने ही पढ़ने एक एक आर्टिकल याद रखना है। तो एक तरह से अगर मैं बोलूं कि अगर आपको इंडियन पॉलिटी में कितने आर्टिकल 100% कंपलसरी है, तो ये मान के चलिए कि आप 1 से लेके 51 तक तो एकदम आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने, इनको आपको रटने हैं, आपको बार बार लिखना है, इनका एक चार्ट बनाना है। ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है, एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है, और ये डीपीएसपी का पार्ट है। एक छोटे छोटे चार्ट बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना के, ऐसे नहीं पूरा एक्सप्लेन में लिखना है, उसको बार बार रट लीजिए कि ये आर्टिकल 12 में ये लिखा है, आर्टिकल 13 में ये लिखा है, आर्टिकल 14 में ये लिखा है। तो क्या है कि एकदम क्लियर रहेगा, तो ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। एटलीस्ट अगर इतना भी पता है तो 1-2 प्रश्न आपके इतने में से ही सही हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये 3 चैप्टर क्लियर, अगर आपके ये 3 चैप्टर क्लियर हो गए, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, तो ये समझ लीजिए कि इंडियन पॉलिटी का ऑलमोस्ट 20 to 30% आपका काम हो चुका है इसी में से, क्योंकि इनमें से 20-30% प्रश्न इन्हीं में से ही पूछ लिए जाते हैं हर एग्ज़ाम्स में। अब इसके बाद तो बाकी चीज़ें हैं कि संविधान में संशोधन कैसे करना है, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत क्या है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो संविधान संशोधन तो पता होना चाहिए आपको। उसके बाद सबसे बड़ा से आता है आगे जो कुछ चैप्टर्स हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें आपको बहुत तरीके से पढ़ना है कि अगर आप केंद्र सरकार में प्रोविजंस पढ़ रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर की ये शक्ति है, तो उसी के साथ आप स्टेट गवर्नमेंट भी पढ़िए। पहले ये पढ़ लीजिए प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो सेम आपको दूसरा स्टेट राज्य सरकार के बारे में चीफ मिनिस्टर की शक्तियाँ पढ़ी। आप मिलाएंगे कि कहीं ना कहीं ये दोनों से मैच खा रहे हैं, बस आर्टिकल का अंतर है। आर्टिकल का डिफरेंस ले लीजिए कि ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर की शक्तियों के बारे में इसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो चीफ मिनिस्टर की शक्तियों के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ। एक बार आर्टिकल का डिफरेंस आपने निकाल लिया तो उतने का ही डिफरेंस हर एक काम में ऑलमोस्ट मिलेगा आपको, कि प्राइम मिनिस्टर के लिए आर्टिकल ये है तो चीफ मिनिस्टर के लिए ये है। मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल के लिए जो आर्टिकल है उसी का सेम डिफरेंस आपको राज्य सरकार में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए मिलेगा। तो और दूसरी बात, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता रहेगा कि ऑलमोस्ट सेम ड्यूटीज मिलती हैं जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, और जो भी उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं कि विधानसभा में जो क्या जो प्रोविजंस हैं या जो समितियाँ होती हैं वैसे ही आपको केंद्र में संसद में मिलेंगी। तो इस तरह से क्या है कि थोड़ा सा याद करना आसान हो जाता है और आदमी समझ पाता है कि अच्छा ये क्या चीज़ें हैं। अब अलग अलग पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर का पूरा केंद्र सरकार से रिलेटेड जितने प्रोविजन है एक बार अच्छे से पढ़ लिए, फिर दोबारा आप राज्य सरकार में पढ़ेंगे तब तक ये केंद्र सरकार वाला धीरे बोलने लगेगा, फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पैरेलल में पढ़ते जाना कि एक बार केंद्र का पढ़िए, उसके जस्ट उसके बाद आगे वाला राज्य का वो सेम चीज़ें से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ना है। जैसे कि आपको ये प्रेसिडेंट का है, तो एक बार आपने प्रेसिडेंट का पढ़ लिया, जो भी प्रेसिडेंट की शक्तियाँ हैं, तो आप गवर्नर की भी शक्तियाँ उसी के साथ पढ़ लीजिए कि गवर्नर के कैसे अपॉइंट होता है और उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। गवर्नर किसी को आपको देखेंगे सज़ा माफ़ी के मामले में कि क्या क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है, तो उसी तरह आप गवर्नर को भी देखिए कि गवर्नर को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है, और जो अंतर है उसको स्पेशली मार्क करके रख लीजिए कि ये चीज़ सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, ये चीज़ एक गवर्नर के पास है। जैसे मौत की सज़ा है, प्रेसिडेंट ही फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है, लेकिन गवर्नर फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आपको डिफरेंस करके और साथ में एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है। अगर इस तरह से करके पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और उसको रिटेन करना आसान होगा। और दूसरी बात,
आप जल्दी उसको पढ़ पाएंगे, आप जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसे क्या है कि एक बार इसको पढ़ लिया फिर उसको पढ़ तो वो भी आपको नया लगेगा, लेकिन जस्ट उसके बाद पढ़ेंगे तो याद भी रहेगा और उतना नया फील नहीं होगा। तो इस तरह से करके आप इस ट्रिक का अपना के और आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। सेम आपका प्रेसिडेंट गवर्नर हो गया, वैसे ही आपका उपराष्ट्रपति हो गया, इसके प्राइम मिनिस्टर जैसे मैंने बताया, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तो राज्य मंत्रिपरिषद भी होता है। कितने प्रकार के मंत्री केंद्र में होते हैं उसी तरह उतने प्रकार के मंत्री राज्य सरकारों में होते हैं। तो उन सारे के प्रोविजंस और उनकी शक्तियों के बारे में आप कंपेयर करके पढ़ेंगे। एक चार्ट बना लीजिए कि इधर केंद्र के लिखिए, इधर राज्य के लिखिए, इधर केंद्र के लिखिए, राज्य। तो इस तरह से क्या है कि बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में आप इन दोनों चैप्टर को एक ही साथ कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो अलग अलग पढ़ेंगे तो बहुत लंबा लगेगा और आपको मज़ा नहीं आएगा। सेम इसी तरह की चीज़ें आपको जुडिशरी में मिलेगी कि आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या होता है, क्या कितने जज होते हैं, क्या क्या उनकी शक्तियाँ क्या है। तो उसी के साथ आप हाई कोर्ट के बारे में भी पढ़िए साथ में कि इसके जजों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और इसका प्रोविजंस क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, इनको कैसे हटाया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न मिलेगा, सेम ही तरह की शक्तियाँ मिलेंगी मिलती जुलती। तो आपको कन्फ्यूजन भी क्लियर होता रहेगा तुरंत ही सेम टाइम कि अच्छा इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, कितना एज है तो वो भी आपको पता चलेगा कि इसके सुप्रीम कोर्ट का 65 ईयर्स रिटायरमेंट का है तो इसका 62 ईयर्स है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे एक दूसरे से तो बहुत आसानी होगी। नहीं तो एक एक करके पढ़ेंगे तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इस तरह से करके आप लक्ष्मीकांत बुक को थोड़ा सा कम समय में और आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह का ये प्रोविजंस हो गए हमारे। इसके बारे में आपने तो ऑलमोस्ट हमने जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे आपका लक्ष्मीकांत का, कि आपका फंडामेंटल राइट हो गया, फिर फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, फिर डीपीएसपी हो गया, और फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो गई, और आपका जुडिशियली हो गई। ये ऑलमोस्ट आपके लिए जितने भी पॉलिटी का सिलेबस है उसका मतलब 60 to 70% कवर करते हैं ऑलमोस्ट। इसी में से ज़्यादातर छोटे एग्जाम्स के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए तो आपको 100% कंप्लीट लक्ष्मीकांत पढ़नी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट अगर आप किसी नॉर्मल वनडे एग्ज़ाम्स को टारगेट करके चल रहे हैं तो आप इस तरह की ट्रिक्स को अपना के थोड़ा कम समय में आप अपना ये सब्जेक्ट पूरा कर सकते हैं। उसके बाद एक जो नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है आपको तैयार करना है टॉपिक, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती हैं जिनके बारे में संविधान में लिखा गया है, जिनके बारे में संविधान में एक आर्टिकल्स दिया हुआ है। जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। उसके बाद आपका यूपीएससी हो गया, स्टेट सर्विसेज हो गई। तो इनके बारे में क्या है कि संविधान में बताया गया है, और ये क्या हुई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इनके बारे में कि इनका प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होता है, कितने मेंबर होते हैं, उनका टेन्योर कितना होता है, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, उनका कार्य क्या होता है, आपको इनके बारे में अच्छे से एक छोटा छोटा नोट्स बना लेने हैं पढ़ते वक्त ही, ताकि अगली बार आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें भी सेम वही चीज़ें करनी है कि जैसे आप यूपीएससी के बारे में पढ़े तो स्टेट पीएससी के बारे में पढ़िए, और इनको कंपेयर करके इनकी शक्तियाँ ऑलमोस्ट सेम, कार्य सेम मिलेंगे। आप कंपेयर करके और याद रखिए ताकि इसको रिटेन करना आसान होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें कंप्लीट हो गया। आपने इलेक्शन कमीशन का पढ़ लिया तो उस स्टेट इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पढ़ लीजिए, और उनको भी एक दूसरे से रिलेट करके रखिए कि इसमें ये आर्टिकल है तो इसमें ये आर्टिकल है, इनका ये कार्य है तो इनका ये कार्य है। जैसे कि जो इलेक्शन कमीशन है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, तो वो क्या करता है कि किसका जो चुनाव करता है, संसद राज्य विधानसभाओं का चुनाव कराता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराता है। वैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो जो है कि राज्य की नगर पालिका और इनके पंचायती राज वगैरह का चुनाव कराता है। तो आप इन सबको अलग अलग रिलेट करके पढ़िए और एक साथ पढ़िए तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है इनको समझना। और दूसरी बात कन्फ्यूजन सबसे इम्पोर्टेंट है, कन्फ्यूजन कम हो जाता है। इसी के साथ आपका जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, इनके बारे में भी पढ़ना चाहिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि
ऐसी संस्थाएं जिनको किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया, इनके बारे में आपके संविधान में कोई प्रोविजंस नहीं लिखे हैं, तो ये होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे आपका नीति आयोग हो गया जो अभी बना है, इसके लिए कोई संविधान में कोई प्रोविजंस नहीं दिए गए, कोई आर्टिकल्स नहीं है। तो ऐसी बॉडी जो होती हैं ये किसी या तो सरकार के किसी नियम के द्वारा बनाई जाती हैं, एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं, कि कोई सरकार कोई लॉ पास कर देती है, या कोई रिजोल्यूशन से बनाया जाता है। तो अगर कोई बॉडी रिजोल्यूशन पास करके बनाई जाती है जैसे नीति आयोग, तो ये क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, इसको एक रिजोल्यूशन से बनाया गया। लेकिन अगर कोई जो संस्था है उसको एक कानून पास करके बनाया जाता है, तो उनको हम ऐसे बॉडी को बोलते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी, वैधानिक संस्था। तो ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है कि स्टैच्यूटरी बॉडी क्या है। तो वो संस्थाएं जिनको किसी एक्ट या कानून के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, आपका मानव अधिकार आयोग अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया था। उसी की तरह CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CBC, ये सारे क्या हैं कि इस तरह के जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं जिनको एक एक्ट के द्वारा बनाया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि ये हो गए एक CBI, कितना न्यूज़ में रहते हैं, तो इसके बारे में भी बहुत बार पूछा गया कि इसकी स्थापना कब और कैसे हुई। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है। उसके बाद एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ना होता है वो होता है लोकल बॉडीज़ के बारे में। लोकल बॉडीज़ कौन सी हैं, तो जो रहते हैं कि जैसे ग्राम पंचायत हो गया आपका, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, या फिर जो आप शहरों के लिए जितनी म्यूनसिपालिटीज होती हैं, तो इनसे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी, और इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, इनमें महिलाओं का रिजर्वेशन कितना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, और आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी चाहिए जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से देखें कि बहुत सारा पार्ट आप इसमें छूट जाएगा, और जिनको आप वन डे एग्जाम के लिए कुछ समय के लिए स्किप कर सकते हैं। बाद में अगर आपके पास टाइम है, तो टाइम परमिट करता है, तो उसको पढ़िए धीरे धीरे करके। बट कुछ जैसे मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया कि इनको तो पढ़ना ही है, और इन सारी चीज़ों को अगर आप पढ़ेंगे तो 20 से 25 दिनों में आप अच्छे से ये सारी चीज़ें इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। ये सारी चीज़ें पढ़ने में, और जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ इतना कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इस तरह से क्या है कि अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं, एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। तो आशा करते हैं कि मैंने आपकी समस्याओं को एड्रेस किया है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है या कोई सजेशन है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें अपना सजेशन दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।